आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 3 चीज़ों के बारे में बात करता है। नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, नंबर 2 उसका एक्सटेंट कितना है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और नंबर 3 कमेंसमेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो सेक्शन 1 है 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, हमने बता दी कौन कौन सी। जो उसका शॉर्ट टाइटल है वो ये है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब ये जो एक्ट है ये कहलाया जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। दूसरी बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो है इसका एक्सटेंट, की कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कहाँ कहाँ इसके पाँव है, कहाँ कहाँ तक इसकी चादर जा सकती है, कितने दूर तक, इसका एम्बिट कितना है, इसका स्कोप कितना है, इसका एक्सटेंट कितना है। इसका एक्सटेंट है टू द होल ऑफ इंडिया। This extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir and applies to all the judicial proceedings in any court or before any court, including the court martials other than the court martials convened under the Army Act, the Naval Discipline Act or the Indian Navy Discipline Act of 1934 or the Indian Air Force Act। इन कोर्ट मार्शल्स पे भी ये अप्लाई होता है। लेकिन जो 4 हमने एक्ट अभी बारे में बात की है, इन चार एक्ट के अंदर जो कोर्ट मार्शल है उन पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है वो गिवन है उसके आगे। बट नॉट टू एफिडेविट्स, एफिडेविट्स पे भी ये अप्लाई नहीं होता है प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और ऑफिसर। जो कि एफिडेविट्स हम कोर्ट को दे रहे हैं, कोर्ट को फाइल कर रहे हैं या किसी ऑफिसर को दे रहे हैं, वहाँ पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नॉर टू दी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, जो एक आर्बिट्रेटर है उसके आगे जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग के अंदर भी इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सिंपल। सो अब मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। पूरे इंडिया में अप्लाई करता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट अप्लाइज टू ऑल दी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग एज वेल। पर जो 4 एक्ट हैं उन 4 एक्ट के अंदर जो कोर्ट मार्शल है उन पे अप्लाई नहीं होता है। वो 4 एक्ट हमने भी बात की थी, मैंने मार्क भी कर रखा है अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे उसमें। तो बेर एक्ट में आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 1934 और द इंडियन एयर फोर्स एक्ट। इन चारों जगहों पे जो कोर्ट मार्शल है वहाँ वाले कोर्ट मार्शलों पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। बाकी जितने कोर्ट मार्शल हैं उन पे एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट उन पे अप्लाई करता है। और ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है वो गिवन है उसके आगे। डू नॉट अप्लाइज टू द एफिडेविट्स, डू नॉट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर। एक और बात, जो एफिडेविट्स होते हैं, एफिडेविट्स क्या रहता है, एफिडेविट्स क्या होते हैं, एफिडेविट्स होता है जब मैं एक रिटन स्टेटमेंट, एक मेरी रिटन स्टेटमेंट है, मैं वो रिटन स्टेटमेंट दे रहा हूँ कोर्ट को या किसी ऑफिसर को, रिटन स्टेटमेंट दैट यू से ऑफिशियली इज ट्रू, कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है। एफिडेविट्स को हिंदी में बोल जाता है शपथ पत्र। मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं साक्षी रहते हैं ना, साक्षी शपथ लेता है। तो ये एफिडेविट्स पे अप्लाई नहीं करता है। कि एफिडेविट्स क्या होता है बता दिया आपको। एफिडेविट्स पे क्यों अप्लाई नहीं करता है, एफिडेविट्स में क्या होता है ना, मेरे को कुछ पर्सनल नॉलेज है, ठीक है, तो डेपोनेंट होता है ना जो साक्षी होता है उसको कुछ एसर्शन ऑफ फैक्ट्स है, लाइक उसको कुछ फैक्ट्स के बारे में पता है, उसके पर्सनल नॉलेज के ऊपर। उसकी नॉलेज कहती है कि राम को शाम ने मारा है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, इसको एसर्शन ऑफ फैक्ट्स है, उसको ऐसा पता है, उसको ऐसा लगता है, तो वो एक रिटन स्टेटमेंट देता है कोर्ट में जाके कि राम ने शाम को मारा है, उसे बोला जाता है एफिडेविट। तो क्या ये मेरे को लगता है कि राम ने शाम को मारा है तो क्या एविडेंस है? नहीं ना। तो इंडियन एविडेंस एक्ट कैसे लग सकता है इसके ऊपर? इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट एफिडेविट्स पे नहीं लगता। दूसरी बात, हमने कहा था ये आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर होता है उसकी प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई नहीं होता। आर्बिट्रेटर जो है ना, पूरा कंसेप्ट आर्बिट्रेटर का दे रखा है आर्बिट्रेटर एंड कोइंसिलेशन एक्ट में, वो अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको छोड़ दीजिए। तो आर्बिट्रेटर का काम होता है जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सेटल करवाना, उनमें लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करवाना, उनमें सुलह करवाना, उनमें दोस्ती करवाना। बेसिकली ये होता है आर्बिट्रेटर का काम, टू सेटल दी डिस्प्यूट्स। अरे आर्बिट्रेटर को जब सेटल करना है डिस्प्यूट्स तो क्या वो इंडियन एविडेंस एक्ट उठा के देखेगा कि क्या दे रखा है एविडेंस एक्ट में, चलो देखते हैं, अरे एविडेंस एक्ट, अरे बाबा अरे एविडेंस। तो आर्बिट्रेटर से कभी नहीं करता है। जो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स होती है ना वो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि 2 होते हैं, अगर आपको पता हो। नो वन शुड बी द जज इन हिज ओन कॉज, कि अपने ही केस में कोई जज ना बन जाए, और दूसरा कि दोनों पार्टीज़ को सुनना है, हियर बोथ द पार्टीज़। वो इन प्रिंसिपल्स को, नेचुरल जस्टिस के बायसनेस के अलग प्रिंसिपल्स रहते हैं, उन सबको फॉलो करेगा, ना कि ये एविडेंस एक्ट को फॉलो करेगा। ही इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो। वो कर सकता है फॉलो, नो डाउट, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वो करेगा ही नहीं फॉलो, वो कर सकता है, लेकिन ही इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक मैंडेटरी नहीं है कि उन पर लगेगा ही लगेगा, उन पर कोई मैंडेटरी ऐसा नहीं है। तो आर्बिट्रेटर जो होते हैं दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बट दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द लॉ ऑफ एविडेंस। वो बाउंड नहीं है लॉ ऑफ एविडेंस को फॉलो करने के लिए। इसीलिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसका स्कोप तो बहुत अच्छा है, इसका एक्सटेंट तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है कि हाँ ठीक है इंडिया पे लग रहा है, जम्मू कश्मीर पे नहीं लग रहा है, अच्छा ठीक है सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे लग रहा है, कोर्ट मार्शल पे भी लग रहा है, लेकिन कोर्ट मार्शल इन चारों एक्ट में जो दे रखे हैं उन पे नहीं लग रहा है। और थर्ड वाला जो हमने बात की, एफिडेविट पे लग नहीं रहा है, आर्बिट्रेटर वाली प्रोसीडिंग्स पे लग नहीं रहा है। यहाँ होता है आपका सेक्शन 1 फिनिश। ठीक है गाइस, अगली वीडियो के लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर
कीप वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।